सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बट इंग्लिश से पहले जो लास्ट वीडियो थी मैथ्स के ऊपर, उसमें कुछ लोगों के डाउट्स हैं, 2-3 ही डाउट्स हैं, उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इट वोंट टेक मच ऑफ आवर टाइम। तो पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि जी Tier 2 कब होगा। तो सर एंड मैम मुझे नहीं पता Tier 2 कब होगा। मान के चल रहा हूँ कि जैसे 6 सितंबर को मान लीजिए मैंने पेपर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2-3 दिन थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद 45 दिनों में जो है मुझे तैयारी करनी है, जिसमें से 30 दिन बेसिक स्टफ़ प्रैक्टिस करना है और लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट करने हैं। बाकी 45 दिन में अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो फिर पेपर कभी भी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है कुछ जगहों पर। जैसे किसी ने कहा था कि जयपुर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे ये वाली किताब है, ये अवेलेबल नहीं है कुछ जगहों पे, तो ये थोड़ा सा लोकली अवेलेबल किताब है, बट है बहुत अच्छी। अगर आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं तो प्लीज़ मंगा लीजिए। अगर नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। किरण की जो बुक है, एक आती है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन के नाम से, यही 4 चीज़ें लिखी होती हैं। इसको आप मंगा लें। इसको मंगा के ये भी वही है, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैंने चेक करी थी। बट हाँ, इसमें थोड़े डिलीवरी चार्जेस हैं, बट अगर आपको मिल जाती है तो फेयर इनफ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म वाली किताब से नहीं मिल रही तो किरण वाली किताब पढ़ लें। किरण की किताब पढ़ लें। अगर वो भी नहीं मिल रही, वो लेना नहीं चाह रहे हैं, तो मैंने लास्ट टाइम एक किताब ली थी, ये वाली, एक किरण की थी, आई थिंक 14 का एडिशन है ये। इसमें बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं। पेपर्स के अलावा इसमें अलग से दिया हुआ है अलजेब्रा के क्वेश्चन, ट्रिगो के क्वेश्चन, 100 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो लास्ट टाइम आए हुए हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल है। मेन फोकस तो ये है जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं, 2012-13 के बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत क्वालिटी सेट्स हैं, उनको हम करके जाएं। वो चाहे प्लेटफॉर्म से कर लें, किरण से कर लें, पैरामाउंट के मटेरियल से कर लें, राकेश यादव सर की किताब से कर लें, कहीं से भी कर लें। वो तो मेन हमारा फोकस वो है। उसके बाद मैंने कहा था कि मेनली जो स्टडी है ऑफलाइन बेस्ड रखनी है, ताकि समय बर्बाद ना हो फालतू में। हाँ, बट ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले 5 टेस्ट ऑनलाइन, मैथ्स के 5 और इंग्लिश के 5 वो प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आ जाते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने कहा था कि कुछ थोड़े टफ मॉक टेस्ट उठा लें, बट जैसे मैं भी इसी स्थिति में था, मेरे से तो नहीं हो पा रहे थे टफ मॉक टेस्ट, तो मैंने किरण के ले लिए थे। किरण वाली यही जो किताब है, इसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं। एक किताब ये ली थी, दूसरी ये भी किताब ले ली थी मैंने, ये वाली, बट इसमें मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिला। वर्कबुक करके आती है, ये भी आई थिंक आ रही होगी आजकल, तो ये भी अच्छी किताब है। मैंने इनमें से प्रैक्टिस करा था और मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी। बट हाँ, इनका लेवल थोड़ा सा कम है। SSC वाला तो है ही, बट अगर थोड़ा पेपर टफ आ जाए तो हो सकता है कि 5-7 सवालों का मुश्किल हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो इसमें भी कोई इशू नहीं, ये भी कर लें। तो ये तो हो गया मैथ्स का। तो अब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में ऐसा है जी, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि इंग्लिश में क्यों, मैथ्स में भी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि कोई ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए जाएँ जिसमें समय जो है, जिसमें मार्क्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और वो नंबर में टॉपिक्स कम हो। तो वो टॉपिक जैसे वहाँ पे एडवांस के थे, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, यहाँ पे जो है वो 3 टॉपिक्स हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 टॉपिक्स हैं। आप भी लगा लें कि मेरे ख्याल से 85 मार्क्स के आसपास तो आ ही जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसको 100 मान लें तो 45 to 50% ऑफ द सब्जेक्ट ये बना देता है इंग्लिश का। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। तो इसको करने की एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात करते हैं। पैसेज में बाद में लेता हूँ। एक्टिव, पैसिव और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पैसेज है, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का ये है कि बेसिक्स किसी भी बुक से जो आपके पास हैं उसे क्लैरिफाई कर लें। मैंने ये वाली बुक यूज़ करी थी, SV बख्शी की बुक है, अरिहंत वाली। ये बहुत अच्छी किताब है ये। तो मैंने इसमें से पहले बेसिक्स पढ़ लिए। रूल्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ज़्यादा नहीं समझ आते हैं, तो मैं तो खैर रूल्स पढ़े थे, समझे थे अच्छी तरह। एग्जाम्पल्स में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उनसे ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। तो वो मैंने पढ़ के यहाँ से सारे बेसिक्स समझ लिए। इसके पीछे क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उनको पढ़ के हाँ थोड़े टफ हो जाते हैं वो, बट देन उनको पढ़ के एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। ये 2 टॉपिक्स यहाँ से क्लैरिफाई कर लें। इसके बाद कोई बुक ले लें। मैंने प्लेटफॉर्म की किताब से करी थी। प्लेटफॉर्म वाली किताब बहुत बढ़िया है। ये वाली किताब है, ये लेटेस्ट एडिशन ही आई थिंक। तो ये वाली किताब जो है, इसका नाम है PT एंड मेंस वॉल्यूम 2। ये वाली किताब में से इसमें सारी टॉपिक्स दे रखे हैं PT और मेंस के। तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के काफ़ी आई थिंक 200-250 सवाल तो वहीं पर टॉपिक, इनको कर लें, ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, एरर्स हैं, बट एरर एट द एंड ऑफ द डे सारी किताबों में है। तो अगर ये किताब, वही बात है, ये किताब नहीं मिलती तो किरण वाली ले लें। किरण की जो चैप्टर वाइज बुक आती है वो रियली बहुत अच्छी किताब है, ले तो लें ही आप। ये वाली जो किताब है ये ले लें आप।
और इसमें से प्रैक्टिस कर लें। इसमें जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी मुझे डिसेंट लगे, तो वो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कोई भी एक किताब ले लें, किरण की चैप्टर वाइज है तो वही ठीक है, लेटेस्ट एडिशन ले लें, ज़्यादा सवाल मिल जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक्स बेसिक्स अरियन से कर लें और प्रैक्टिस जो है प्लेटफॉर्म और किरण जो भी अवेलेबल है उससे कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शन। ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक्स हैं, दोनों ग्रामर से रिलेटेड हैं। तो पहले मैं बताया तो मैंने कैसे किया। मैंने ज़्यादा मुझे एडवर्ब वर्ब ये सब पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं बेसिकली न्यूज़पेपर से इसको करता था। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था 1-1.25 घंटा। तो न्यूज़पेपर से पढ़ते पढ़ते एक आपको इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो ये समझ लीजिए दिल से ही करता था ये वाले क्वेश्चन। तो हाँ, इसमें गलतियाँ भी हो जाती थी काफ़ी, बट एक बार थोड़ा सा बेसिक्स तो क्लियर थे ही मेरे। तो न्यूज़पेपर से पढ़ के कुछ सीमेंट हो जाता है वो चीज़ें दिमाग में, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने किरण से प्रैक्टिस करा था। मैंने किरण से स्पेसिफिकली इसलिए करा क्योंकि किरण में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तो स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, कोई भी बुक बेसिक जो आपके पास है या नोट्स हैं किसी टीचर के या कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ से ग्रामर के रूल समझ लें बेसिक, और ज़्यादा रट्टा ना मारे, समझ लें बस थोड़े से। फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम, और फिर प्रैक्टिस कर लें। होता यह है कि क्या इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो पुराने सवाल आ रहे हैं जैसे उसमें लिखा होगा राम ने ऐसा किया तो यहाँ राम को बदल के श्याम कर देंगे, सीता गीता कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पुराने के नए नाम कर देंगे, इससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं होता। अगर 1000-1500 सवाल इन पर कर लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन जो है रेपिटेटिव लगेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट, ये बहुत टॉपिक रियली बहुत दुखी करता है। मुझे इस टॉपिक ने बहुत दुखी किया था। ये PQRS जो हम जनरली कहते हैं, बट भगवान की देर से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ईजी आ गए थे। तो बहुत ईजीली ऑलमोस्ट सारे मेरे 20 में से 19 तो करेक्ट हो ही गए थे। इसकी कोई टेक्निक नहीं है खास, करते करते अपनी टेक्निक्स इवॉल्व हो जाती हैं। तो वही है, किरण से या प्लेटफॉर्म से इसको प्रैक्टिस कर लें, इसका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। ये भी वही है, प्रैक्टिस बेस्ड, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस बेस्ड। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में मैंने बहुत लोगों को देखा वो ये गलती करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी ये गलती करते हैं। ये यार कॉम्प्रीहेंशन जो है वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, वो करी कराई तो आएगी नहीं, तो प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा। प्लीज़ ऐसी कोई मेंटालिटी ना रखें कि यार करी कराई तो आने नहीं वाली, प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। ये बिल्कुल गलत है। आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा, करने से होगा। जैसे योगा करने से होता है, ये भी करने से होगा। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम। हाँ, Tier 1 जो था उसकी फ़िलॉसफी थी रट्टा मारो जिंदाबाद, वो काम हो जाता था, बट यहाँ ऐसा काम नहीं बनने वाला। सिनोनिम एंटोनिम बहुत कम मार्क्स के आते हैं, मैंने रियली इनको तैयार नहीं किया था। फिर आ जाते हैं वन वर्ड और ईडियम्स। 1 वर्ड और ईडियम 10 मार्क्स के आते हैं, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स हो गए इसके। हाँ, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें क्योंकि ये बहुत ईजी मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल हैं, ये ऑलमोस्ट द सेम आते हैं प्रीवियस ईयर से। मैंने इसको प्लेटफॉर्म वाली जो PT प्लस मेन्स वाली किताब है वॉल्यूम 2 उससे तैयार किया था। 1 वर्ड और ईडियम जितने भी हैं पहले सारे टिक कर लें, ठीक है। टिक करने के बाद फिर पढ़ें, सोच के ना करें, पहले एक बार में सारे टिक कर लें, फिर इनको पढ़ें और बार बार पढ़ते रहें। आंखों से निकाल देंगे, बार आंखों से निकाल देंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, फिर ये चीज़ें यहाँ पे याद आती हैं। ऐसे कौन बनेगा करोड़पति, कोई खेल रहा होता है तो बोलता है यार इसका आंसर है तो D, अब क्यों है पता नहीं। तो वो यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये चीज़ें याद आती हैं हमको, ऐसी कोई बात नहीं है। और फोकस एरियाज जो वही 3 हैं पहले वाले, उन पर फोकस करें। और एक किताब बहुत फेमस है प्लिंट टू पैरामाउंट की, नीतू मैम की। हाँ, ये रियली बहुत अच्छी किताब है। ये मेरे को भी मिली थी कोचिंग में। शुरू में थोड़ा पढ़ा भी था, बट मैंने इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने इसका फीडबैक सुना। ये रियली बहुत अच्छी किताब है, आपके पास है और बेसिक्स इससे क्लैरिफाई करना चाहें तो आप इससे बेसिक क्लियर कर सकते हैं। इट्स अ गुड बुक, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है। और एक चीज़ और कि हाँ भाई बाद में लोग ना कहें कि भाई प्लेटफॉर्म में एरर है या किरण में एरर है, तो सर एंड मैम एरर सब में है। आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें तो आप एरर्स को पकड़ सकते हैं। थोड़े बहुत तो सब जगह कुछ खास नहीं किया जाता। हाँ, वही स्ट्रैटेजी अपनाएं 30 डेज़ में। 30 डेज़ अब कहाँ से शुरू करें। लोग कह रहे हैं जी 45 डेज़ का रिजल्ट आने के बाद। नहीं जी, रिजल्ट आने के बाद 45 डेज़ नहीं कह रहा। आप मान लीजिए 6 को आपने पेपर दिया या 11 सितंबर को पेपर दिया, तो उससे 45 डेज़ ले लें कि भाई मैंने 11 को दिया, 2 दिन रेस्ट लिया, 13 तारीख से शुरू कर रहा हूँ और 45 डेज़ में मैं तैयारी कंप्लीट करूँगा। तो इसमें भी वही है, मॉक टेस्ट करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतने करें। बट हाँ, ये ज़रूर है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप कर रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद इंग्लिश जो है मैंने ज़्यादा रूल से नहीं निकाली। मैंने जो इंग्लिश है उसे मेरे 200 में से 171 मार्क्स थे, डिसेंट मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो मैंने इस पे ज़्यादा रूल से फोकस नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा आप भी ना करें, आपको जैसे सूट करता है वैसे करें। मैं अपनी स्ट्रैटेजी इस मोमेंट वो वाले बात डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं इसको कहता हूँ 1 आवर जिम। आप 1 आवर का, सब बहुत लोग हैं जो जिम जाते हैं, बहुत रेगुलरली जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश का एक 1 आवर जिम है।
मैंने इसको ऐसे बनाया कि 30 मिनट्स, 30 + 15 + 7.5 + 7.5 दैट इज़ 1 आवर। 30 मिनट्स आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, अच्छी बात है, अदरवाइज़ इतना तो करें। 30 मिनट्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। इसमें ऐसा कि इसमें भी 25 + 5, जैसे कि 25 मिनट नॉर्मली आपने रीड करना है। हाँ, कौन सा रीड करना है, कोई भी रीड कर लें, जो आपको अच्छा लगता है रीड कर लें। मैं तो हिंदू रीड करता था, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, वो रीड कर लें। आपको लग रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है, वो रीड कर लें। जो मन है वो रीड कर लें। ये नहीं कि ये हिंदू टफ है तो मैं हिंदू का एडिटोरियल ही पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स पढ़ लें, एडिटोरियल पढ़ लें, मूवी के रिव्यूज़ पढ़ लें, सब बढ़िया है। जो अच्छा लगता है पढ़ लें, जिस न्यूज़पेपर से अच्छा लगता है पढ़ लें। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि 25 मिनट्स हमें नॉर्मल रीडिंग करनी है, रिमेनिंग 5 मिनट स्पीड रीडिंग करनी है। स्पीड रीडिंग मीन जैसे कि आप एक लाइन लिखी हुई है, उसको एक लाइन को ध्यान से देखें और 2 से 3 शब्द को एक बार में पढ़ने की, आंखों से मतलब 2 से 3 बार शब्दों को एक बार फोकस करने की कोशिश करें। हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगा। होता है कि जब हम 5 मिनट स्पीड रीडिंग करते हैं ना, तो हमारे पैसेज इंप्रूव होते हैं, हमारी स्पीड बढ़ती है। शुरू में क्या होता है, समझ नहीं आ रहा, या फिर समझ नहीं आ रहा तो इंसान छोड़ देता है कि नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा, तो मैं स्पीड रीडिंग छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल अपना पढ़ूंगा। फिर पढ़ते करते थोड़ा न्यूज़पेपर भी छूट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हाफ एन आवर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें और उसमें से 5 मिनट स्पीड रीडिंग करें। समझ आ रही है नहीं आ रही, पढ़ते रहें स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद के नेक्स्ट 15 मिनट्स जो हैं जर्नलिंग करें। जर्नलिंग मीन्स कि जैसे बचपन में हमको होमवर्क मिलता था कि भाई गर्मी की छुट्टियों में मिलता था कि भाई आपका दिनचर्या क्या है, डेली उसको 1 महीने का दिनचर्या लिख के लाएं। वही दिनचर्या अंग्रेज़ी भाषा में हमें लिखना है, दैट्स कॉल्ड जर्नलिंग। एक कोई भी छोटी सी नोटबुक खरीद लें, अच्छी स्पेशल सी खरीदें, स्टाइलिश ही, ताकि मन भी करे यूज़ करने का। तो वो बुक में रात को सोने से पहले 15 मिनट सोचें कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया, क्या मेरी कुछ चीज़ों में मेरी सक्सेस रही, कुछ फेलियर्स रही। तो एटलीस्ट जो छोटी छोटी सक्सेस रही उनको लिख लें, उनको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। जो फेलियर ले उनको भी वहीं लिख लें, उनको वहीं समाप्त कर दें। उनसे जो लर्निंग है वो साइड वाले पेज में लिख लें। तो लर्निंग भी हो गई, सक्सेस भी एंजॉय कर लिया। मेन हमारा फोकस है लिखना। मे भी इस समय आपको लग रहा हो कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखने का क्या फ़ायदा, बट अगर आप इसको 2 महीने कंटिन्यूसली या 45 दिन कंटिन्यूसली लिखेंगे तो आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में पता लगेगा। आप उस एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बताइएगा। तो जी 30 + 15 हो गया, बच के 15 मिनट। इसको भी 7.5 मिनट में बांटा हुआ है। ये ऐसे कि 7.5 मिनट अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन अगर है 90% लोगों के पास होगा तो NDTV की ऐप डाउनलोड कर लें, ना हो तो सिस्टम पे एक्सेस कर लें, ठीक है जी। ना हो तो फिर इसी समय को आप न्यूज़पेपर में लगा लें, ठीक है। किसी के पास एक्सेस नहीं है नेट का तो इसी समय को न्यूज़पेपर में लगा लें, है जो जनरली होता है। तो NDTV की ऐप डाउनलोड करके न्यूज़ रीड कर लें, ठीक है जी। रीड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, रीड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार पेपर जो ऑनलाइन होने वाला है, हमें आदत नहीं होती स्क्रीन पे रीड करने की। एक बार मैं अपने कॉलेज टाइम में GRE के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने उसमें मॉक टेस्ट दिए, तो मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट ठीक थे, थोड़ी इंप्रूवमेंट के रूम था। तो मुझे वहाँ टीचर ने ये कहा कि आप स्क्रीन पे पढ़ा करें, आप स्क्रीन पे नहीं पढ़ते चीज़ों को, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको इशू होता है। अब वही चीज़ यहाँ पे है कि अब SSC भी ऑनलाइन हो रहा है, Tier 2 भी ऑनलाइन होने वाला है, तो स्क्रीन पे पढ़ना कोई चैलेंज नहीं है, बट हाँ एक थोड़ा सा अकोमोडेट कर लेंगे, ब्रेन भी और आइज़ भी अकोमोडेट कर लेती है ना, तो एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए ये पढ़ें, अच्छा होगा। 7.5 मिनट क्या होता है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच के 7.5 मिनट, उस 7.5 मिनट में उसी ऐप पे एक रेडियो का ऑप्शन है, क्योंकि हमारा भाई भारत देश में डेटा की बड़ी प्रॉब्लम है। जियो तो आ गया बट सबको नहीं मिला है, फिर भी डेटा की बड़ा इशू है। तो रेडियो ऑन करके 7.5 मिनट न्यूज़ सुन लें आप, इंग्लिश की, ठीक है जी। इंग्लिश की न्यूज़ सुन लें, उसी पे आपको मिल जाएंगे, डेटा भी सेव हो जाएगा और 15 जो भी चल रहा हो आप सुन लेंगे। अगर टीवी है तो टीवी खोल के सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। टीवी ऑन करके सुन लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट सारी स्ट्रैटेजी समराइज़ कर दी है मैंने, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस हो गई है। तो बेसिक्स इस वाली किताब से कर लें, मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव किया था, और बाकी सारी मैंने प्रैक्टिस इस वाली किताब से करी थी। आप चाहें इससे कर लें और चाहें तो किरण वाली से कर लें। तो ये तो होगी किताबों की। और एक बहुत अच्छी किताब, हाँ, जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो बहुत अच्छी किताब है ये, MB पब्लिकेशन वाली, लेटेस्ट एडिशन है अजय कुमार सिंह का। हाँ जी, वही किताब है अजय कुमार सिंह की। इसको आप प्रैक्टिस कर लें, ये प्रैक्टिस के रखें। और जैसे कभी कभार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम बहुत बोर हो जाते हैं और लगता है कि अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उस समय में इसको उठाएं, कोई LDC का पेपर उठा लें, कोई छोटा सा पेपर उठा लें, उसे कर लें, ठीक है। और करने के बाद सारे आंसर समझ लें एक बार उसको, तो उससे क्या है कि कुछ चीज़ें क्लियरफाई, मतलब वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है, वेस्ट नहीं होता बेसिकली हमारा। और ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे सेट्स हैं, 133 सेट्स हैं, 133 सेट्स हैं, दे आर मोर देन इनफ। कुछ लोग इसी को बेस बना के, क्योंकि उनके इंग्लिश के बेसिक्स उन्होंने Tier 1 में ही क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो वो इसको प्रैक्टिस करते हैं Tier 2 में। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप 5-7 दिनों में, 10 दिनों में बेसिक क्लियर कर लेते हैं
तो डायरेक्ट इस पर भी जंप करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पर को कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। एक लास्ट चीज़ कि भाई इंग्लिश हमको परेशान क्यों करती है इतना। अब अंग्रेज़ तो चले गए, वही वाली बात है, अंग्रेज़ी छोड़कर पहले अंग्रेज़ परेशान करते थे, अब अंग्रेज़ी परेशान करती है। अंग्रेज़ी परेशान इसलिए करती है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों से पंजाबी मूवीज़ देख रहा था। अब मुझे पंजाबी समझ आती है, बहुत अच्छी तरह समझ आती है, मैं बोल नहीं पाता इतनी अच्छी पंजाबी, और बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मजाक बन जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ। इस प्रोसेस में मैं पंजाबी बोलना सही ढंग से सीख ही नहीं पाया हूँ। तो करना क्या है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे घर में पंजाबी कोई बोलता नहीं है, तो इसलिए मैं प्रॉब्ली वर्ड्स कैच नहीं कर पाता। वो जो लिंक होते हैं, जो ग्रामर वाले पार्ट है, उसे मैं कैच नहीं कर पाता। अगर कोई छोटा सा बच्चा जो बचपन से पंजाबी बोल रहा है तो प्रॉब्ली 3-4 साल की एज में बहुत अच्छी पंजाबी बोल सकता होगा, मतलब बेसिक तो बोल ही रहा होगा। तो उसको किसी ने ग्रामर नहीं सिखाई, उसको किसी ने व्याकरण नहीं सिखाई, वो बहुत बढ़िया पंजाबी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? आप उसकी वो चीज़ पकड़ें, वो क्यों बोल रहा है अच्छी पंजाबी। या कोई बंदा बहुत पॉश एरिया में रहता है, GK2 GK1 में रहता है, अब उनके बच्चों को देखेंगे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। कोई भाई अब फ्रांस में रहता है, बड़ी अच्छी फ्रेंच बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? जो बच्चा ही बोल रहा है बढ़िया, हम क्यों नहीं बोल पा रहे? वो इसलिए है क्योंकि जैसे वो बच्चा छोटा है तो एक तो ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, फिर वो सीखने की उसमें वो होती है। अब हम बड़े होते होते हमारा क्या, हमको सब आता है, हम तो बॉन्ड है, इसलिए हमारा सीखने का जो एप्टीट्यूड है वो भी कम होते जाता है। तो वो सीखता है, ऐसे कोई उसको बार बार बोल दे मम्मी बोल मम्मी, पापा बोल पापा, तो वो वहाँ से वर्ड्स कैच करता है। अब हम कैच ही नहीं करते वर्ड्स, क्यों? सुनेंगे तो कैच करेंगे ना। तो कोई घर में बोलता है ना, हम इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं ना, हम पेपर पढ़ते हैं, तो हम वर्ड्स कैच करेंगे कहाँ से? तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अकोमोडेट करना है। अब कोई लैंग्वेज होती है तो उसे 2 दिन में 2 महीने में नहीं सीखा जा सकता, हाँ, बट ठीक है एग्ज़ाम है तो उसके लिए अच्छा करा जा सकता है, 2 महीने में बहुत कुछ अच्छा करा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी ना सोचें, मैंने बहुत लोगों को यही देखा है कि वो ये कहते हैं कि यार इंग्लिश तो हमारी अच्छी नहीं है, मैं XYZ स्टेट से हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं। अब वो स्टैंप ले लेते हैं कि भाई मैं XYZ स्टेट से हूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी नहीं। वो और लोगों को नहीं देंगे जो उसी स्टेट से होंगे, उनके इंग्लिश में 200 में से 180 190 नंबर आ रहे होंगे, बट वो बस प्ली लेके कि भाई वो एक अपने आप को फॉल्स मैसेज दे देते हैं। एक तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मेहनत करेंगे सब जगह लोग सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको वर्ल्ड के 5%, इंडिया के 5% लोगों में आना है जो कुछ कर रहे हैं, तो उनके जैसा सोचना भी पड़ेगा, उनके जैसा करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो किसी हाँ ये मैंने कहीं सुनी थी कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, इफ यू वांट टू कम इनटू दैट 5% यू हैव टू थिंक लाइक दैट, बी लाइक दैट एंड प्रोड्यूस लाइक दैट। तो एक ये ज़रूर आप करें कि ये ना कहें कि अब इतना कौन पढ़ेगा। अगर इतना नहीं पढ़ना तो भाई फिर नहीं हो सकता। मेहनत तो 2 महीने की बात है, मुश्किल से 2 महीने, 2 महीने भी नहीं होंगे शायद, तो 2 महीने तो मेहनत हम कर ही सकते हैं। अगर हमें इंस्पेक्टर बनना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, एग्जामिनर बनना है, तो हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। आई होप आई हैव बीन ऑफ सम वैल्यू इन दिस सेशन। आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया करें अपना एग्ज़ाम। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे पास स्ट्रैटेजीज थी इंग्लिश की, मैथ्स की, मैंने डिस्कस कर दी हैं। और फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, बट ऐसा ना पूछे कि कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, Tier 2 कब है। अब ये सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अब दिल्ली में भी रहते हैं, तो किसी इंस्टीट्यूट को आपको अच्छा लग रहा है, लोग कहें चले जाएँ डेमो अटेंड कर लें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप खुद ही डिसाइड करें, किसी के कहने पे ना जाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। कोचिंग नहीं भी करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, और समय है, मूड है, पैसा है तो कर लें, खाली बैठे घर पे तो कर ही लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वर्किंग वालों के लिए, जो लोग वर्किंग है, मैं भी ये चीज़ फेस करता हूँ कि कुछ पढ़ना होता है, किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है तो बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात है, दिक्कत आती है, क्योंकि अगर सुबह 9 से रात के 9 का प्रैक्टिकली समय निकल जाता है कि भाई सुबह निकले, ट्रैफिक है, थक गए, तो इतना समय नहीं बचता। बट आपको वो समय चुराना पड़ेगा, जैसे कि ब्रेक हुई, चाय पी रहे हैं, सुबह बैठ के गप्पे मार रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में अगर किसी के साथ, या प्राइवेट में भी सुबह बैठ के गप्पे मार रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट, वो 15 मिनट बचाएं। लंच आधे घंटे का है, आप 20 मिनट में कर लें, ठीक है। तो वो समय निकालें, ये 10-10 15-15 मिनट बहुत काम आते हैं, ये एग्ज़ाम में पता लगेगा कितने काम आएंगे अगर ये निकाल लेंगे, ठीक है। और एक डिसेंट सोए भी अच्छी तरह सोएं, ये नहीं कह रहा 6 घंटे सोएं, 5 घंटे, जितनी देर में फ्रेश हो जाता है उतनी देर सोएं। और बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेल।